हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो लेसन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो फर्स्ट चैप्टर है 11th क्लास के सिलेबस से, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इसके जो राइटर हैं खुशवंत सिंह जी हैं। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। एक ये देखिए, ये एक रिलेशनशिप है एक ग्रैंड मदर के साथ उसके जो ग्रैंडसन का। तो क्या मतलब किस तरीके से ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, कहने का मतलब ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी। लेकिन फिर बाद में ये रिलेशनशिप जितनी अच्छी थी फिर वो उतनी ही ईजिली मतलब ये फ्रेंडशिप जो है क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये मतलब ये जो इसके बीच ये हम देखेंगे, ये जो सिलसिला है कि एक अच्छी सी जो फ्रेंडशिप शुरू होती है एक ग्रैंड मदर और उसके ग्रैंडसन के बीच में, तो फिर एकदम से ऐसा क्या होता है कि वो चीज़ उतनी ही तेज़ी से फिर वो ब्रेक भी होती है। तो देखते हैं इस स्टोरी में, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम इसको पूरी पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे और देखेंगे। बहुत इमोशनल है, बहुत हार्ट टचिंग है। और आप अगर इसको बहुत अच्छे से सुनेंगे, इसको समझेंगे और इसको रीड करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही हार्ट टचिंग है। इवन जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे ज़रूर एक बार आंसू आ जाता है अपनी आँखों से। तो आप भी इसको सुनिए और इसको बताइए अपना ओपिनियन कि कैसी है ये स्टोरी। बहुत अच्छी स्टोरी है और ज़रूर इसको आप पढ़ें और सुनें। My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years then I had known her. यानी कि बता रहा है कि जो पोएट है उनका कहना है कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं, जैसे सबकी ग्रैंड मदर होती हैं वैसे उनकी भी ग्रैंड मदर हैं और वो बूढ़ी औरत मतलब थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years दैट आई हैड नो। मतलब उनका कहना ये था कि जितना मैं जानता हूँ उनको, तो मैं 20 years से उनको ये देख रहा हूँ कि वो बूढ़ी थी, वो बूढ़ी हो चुकी थी और उनको रिंकल्ड मतलब बहुत झुर्रियाँ थी, उनको बहुत झुर्रियाँ आ गई थी, वो बहुत बूढ़ी हो गई थी और बहुत बूढ़ी थी, हो चुकी थी। पिछले जो 20 सालों से वो जो देख रहा है वो बूढ़ी ही थी। ठीक है। पीपल लोग कहते थे दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। तो कह रहे हैं, उन्होंने बताया कि लोग कहते थे कि उनका वो बहुत यंग थी अपने एक टाइम ऐसा भी था। शी हैड बीन वंस मतलब वो एक बार ऐसा भी वक्त था जब वो बहुत यंग थी और प्रिटी खूबसूरत थी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव। लेकिन जो ये लाइन है ये जो है ना, बिलीव करने लायक नहीं, मतलब इस पे लायक नहीं, सॉरी, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। बड़ी मुश्किल से इस बात पे यकीन हो पाता है कि वो यंग थी और प्रिटी थी। जो ग्रैंड मदर हैं वो कभी मतलब यंग भी थी और प्रिटी थी, तो बहुत मुश्किल से इस पे जो है बिलीव होता है। My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. तो देखिए, मेरे जो ग्रैंडफादर हैं उनका जो पिक्चर है वो पोर्ट्रेट एक बना हुआ है उनका, वो जो लगा हुआ है वो हैंग लटका हुआ है, ऊपर लटका इन सेंस लगाया गया है वॉल पे, मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में जो है उसको लगा है। ही वॉर मतलब पहना हुआ है। वेयर का सेकेंड फॉर्म, ही वॉर अ बिग टर्बन मीन्स होता है पगड़ी। उन्होंने एक पगड़ी पहनी हुई है एंड लूज फिटिंग क्लॉथ, और बहुत लूज से कपड़े पहने हुए हैं। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, उनकी जो लंबी और सफ़ेद दाढ़ी कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, उनके चेस्ट के पार्ट को ढक रखा हुआ है। जो दाढ़ी है बहुत लंबी सी वाइट कलर की, उन्होंने उनके चेस्ट को पूरा कवर्ड करके रखा हुआ है। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old। तो ये वो कैसे दिखते, ऐसे दिखते थे जैसे लग रहा है कि वो 100 साल के हैं, 100 साल के हैं कम से कम। एटलीस्ट होता है कम से कम वो 100 साल के दिखते थे। He didn't look the sort of person who would have a wife or children। तो उनको देख कर के ऐसा नहीं लगता था कि he didn't look a sort of person, उनको देख के ऐसा नहीं लगता था
हु वुड हैव अ वाइफ, कि जिनकी वाइफ होगी और बच्चे भी होंगे। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव अ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। तो उनको देखा, उनको अगर आप देखें तो एज इफ कि मानो कि मतलब उनके जो ही कुड ओनली लॉट्स ऑफ मतलब मानो कि उनको सिर्फ बहुत ढेर सारे और बहुत ढेर सारे पोते पोतियाँ उनके होंगे, मतलब उनको देखकर उनके हैं ऐसा अंदाजा, ऐसा लगता है उनको देख करके कि उनके सिर्फ पोते होंगे, उनके ग्रैंड चिल्ड्रंस होंगे, लॉट्स ऑफ यानी बहुत सारे, बट ऐसा नहीं लगता है कि उनकी कोई वाइफ होगी और उनके बच्चे होंगे। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक एज पर होता है जहाँ तक, एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रिटी, और जहाँ तक मेरे ग्रैंड मदर की खूबसूरत और यंग होने की बात है, द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो रिवोल्टिंग देखो, रिवोल्ट विद्रोह होता है, तो ये जो विचार है और ये जो बात है कि वो यंग रही होंगी और प्रिटी रही होंगी, ये अक्सर क्या करता है, मतलब बहुत उथल पुथल सा मचा देता है, मतलब ये थॉट बिल्कुल हार्ड टू बिलीव, यानी कि यकीन नहीं होता है। शी ऑफ्टन टोल्ड अस द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, तो वो हमेशा ऑफ्टन प्रायः टोल्ड हमें बताया करती थी गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, वो अक्सर उन गेम्स के बारे में बताती थी जो वो मतलब प्ले खुद खेलती रहती थी या खुद प्ले किया करती थी अपने टाइम में जब वो छोटी रही होंगी। दैट सीम क्वाइट absurd एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, तो उनकी तरफ से ये बहुत ही ज़्यादा बेतुका और बहुत अजीब सा होता था, मतलब उन्हें ऐसा उन्हें उनकी तरफ से ऐसा था कि ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सा और बेतुका सा भाग है उनकी लाइफ का। बट वी ट्रीटेड इट लाइक, लेकिन हम लोग इसको कैसे ट्रीट करते थे, द फेबल्स ऑफ अ प्रॉफिट शी यूज टू टेल अस, तो लेकिन हम लोग, फेबल होता है जो कथाएं होती हैं, दंत कथाएं होती हैं, प्रॉफिट पैगंबर, तो जैसे पैगंबर्स की कहानियाँ सुनाई जाती हैं तो उनको बड़े उससे सुनते हैं लोग, बहुत सी कहानियाँ जो होती हैं, कल्पित कहानियाँ जिनको कहते हैं फेबल्स, काल्पनिक जो कहानियाँ होती हैं, तो हम लोग उससे ऐसे ही जैसे कि कोई पैगंबर की कहानी सुना रहा है उसको ऐसे ट्रीट करते थे, उसको लेते थे, उसकी उस तरह से वो कहानी हम लोग सुनते थे। शी यूज टू टेल अस, वो हम लोगों को बताया करती थी जिस कहानी के बारे में। शी हैड ऑलवेज बीन प्रॉफिट टेलस, तो हो गया ना इतना कि मतलब वो मुझे जो कहानियाँ सुनाया करती थी उसको हम लोग कैसे ट्रीट करते थे, ऐसे कि वो बहुत अच्छी कहानियाँ हैं, पैगंबर की जो कहानियाँ हम लोग सुनते रहते थे उनको हम लोग उसी तरीके से सुनते रहते थे जो वो हम लोगों को सुनाती। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, वो हमेशा से ही छोटी थी, शॉर्ट मतलब नाटी थी, मोटी थी, और स्लाइटली बेंट थोड़ा सा झुकी हुई थी। हर फेस वॉज क्राइसिस क्रॉस ऑफ रिंकल रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके जो फेसेस पे क्राइसिस क्रॉस मतलब क्रॉस की तरफ बने हुए थे, रिंकल जैसे झुर्रियाँ आपने देखा होगा ना बहुत सारे लोगों के चेहरे पर क्रॉस टाइप से बना होता है, तो उसी तरीके से उनके चेहरे पर, उनके फेस पे हर जगह पे झुर्रियाँ थीं। नो नहीं, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, यानी कि हम बिल्कुल निश्चित से इस बात के लिए कि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा एज वी हैड, जैसा कि हम उन्हें जानते थे, जैसा कि हमने उन्हें देखा है हमेशा से। मतलब कि ये बात उसको बहुत परेशान कर रही है ना कि वो यंग होंगी, प्रिटी होंगी, तो वो कहना चाह रहा है ये पोइट कि नहीं, हम लोग बिल्कुल निश्चित हैं कि वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा हम उन्हें जानते थे। ओके, नोन हर, तो जैसे कि हम लोग उनको जानते थे। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, तो मतलब ओल्ड बहुत बूढ़ी, सो टेरिबली मतलब बहुत ही ज़्यादा, इतनी बूढ़ी कि उनको देख करके थोड़ा सा कंपन सा जैसे नहीं होता है, इतनी बूढ़ी थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो उससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती हैं, इतनी बूढ़ी वो थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और ऐसे लग रहा था कि 20 सालों में उनमें कोई चेंज नहीं आया, वो जैसे 20 साल पहले थी वैसे ही वो थम सी गई है उनकी एज, वो उतनी ही बूढ़ी दिखती हैं, वैसी ही दिखती हैं, उनमें थोड़ा भी चेंज नहीं हुआ है। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, यानी कि वो शी कुड नेवर मतलब वो बहुत प्रिटी तो नहीं, कभी नहीं थी,
बट प्रिटी, देखिए प्रिटी एंड ब्यूटीफुल, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हियर कि प्रिटी भी और ब्यूटीफुल कंफ्यूज होंगे बच्चे कि ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, प्रिटी मीन्स भी सुंदर होता है, अट्रैक्टिव होता है। तो क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए ये है कि जो प्रिटी है उसको आउटर जो ब्यूटी होती है यानी फिजिकल जो ब्यूटी होती है उसके लिए यूज़ करते हैं, एंड जो ब्यूटीफुल की बात हो रही है उसको हम यूज़ करते हैं इनर ब्यूटी, जो हमारी अंदर की खूबसूरती होती है। जी हमारा मन अच्छा है, हमारा हृदय अच्छा है, हमारा व्यवहार बिहेवियर अच्छा है, तो दैट इज़ ब्यूटीफुल। ओके, तो ये है इसका डिफरेंस। तो वो कभी मतलब खूबसूरत अट्रैक्टिव तो नहीं थी इतनी, बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी अपने मन से, अपने दिल से, अपने जहन से। She hopped about the house in spotless white with one hand resting on her waist to balance her stoop and other tailing the beads of her rosary। देखिए वो क्या कह रहे हैं कि शी हॉप मतलब होता है चलना, थोड़ा सा झुक कर या थोड़ा सा झुक करके चलना, पैर में ऐसे लगता है जैसे कोई चोट सी लगी हो, इस तरीके का होता है। तो वो चलती थी, पूरे घर में भागती दौड़ती रहती थी इन स्पॉटलेस यानी कि बिना दाग का वाइट कपड़ा पहनती थी, वो यूज़ करती थी, वाइट ड्रेस यूज़ करती थी, विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट। तो जो उनका एक हाथ था उसको रेस्टिंग मतलब वेस्ट अपनी कमर पर रखती थी, टू बैलेंस हर स्टूप। तो मतलब बैलेंस करने के लिए, स्टूप मतलब जो उनका थोड़ा सा झुकी हुई थी, तो उस झुकाव को बैलेंस करने के लिए वो वन हैंड जो है वेस्ट पे रखती थी, कमर पे रखती थी, और एंड अदर टेलिंग द बीड्स, और जो दूसरा हैंड था उनका उसको वो बीड्स होता है मनके की जो माला होती है, और फिर रोजरी माला होती है, रोजरी मीन्स माला, तो मनके की माला को लिए रहती थी और उसको वो बोलती रहती थी। हर सिल्वर लॉक्स यानी कि जो उनके बालों की जो वाइट बाल थे, जो उनकी लटे थी, लॉक्स लटे, वर स्कैटर्ड मतलब होता है फैली हुई, बिखरी हुई, अनटाइटली जो बंधी हुई नहीं होती थी, ओवर हर पेल यानी पीला, एंड पकड़ फेस, पकड़ यानी सिकुड़न सा, सिकुड़ सा गया था। तो वो उनकी जो लटें थी, वाइट लटें जो थी वो बिखरी रहती थी, खुली रहती थी उनके पीले से सिकुड़े से फेस पर। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ऑडिएबल प्रेयर, और जो उनके लिप्स थे कॉन्स्टेंटली लगातार जो है वो मतलब गाते रहते थे, कुछ प्रेयर करते रहते थे, प्रेयर गाते रहते थे, प्रार्थना गाते रहते थे, जो सुनाई इनऑडिएबल, जो सुनाई नहीं देती थी, सिर्फ लिप्स यानी कि मूव होते थे। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, हाँ वो बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से वो बहुत खूबसूरत थी क्योंकि वो बहुत स्पिरिचुअल थी, बहुत प्योर हार्ट थी, तो दैट्स वाई शी वॉज ब्यूटीफुल। हाँ वो अट्रैक्टिव नहीं थी, फिजिकल अट्रैक्शन नहीं था, बट इनर अट्रैक्शन बहुत था। ओके, she was like the winter landscape in mountain and expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment। तो क्या थी वो विंटर में, मतलब एक लैंडस्केप इन माउंटेन, जो पर्वत का जो लैंडस्केप होता है वो उस तरीके से, मतलब बहुत ही शुष्क, बहुत ठंड, बहुत अच्छा, जो बहुत अच्छा महसूस कराए, जो बहुत खूबसूरत सा महसूस कराए। सेरेनिटी मीन्स होता है शांति, स्थिरता, एंड एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट, मतलब ऐसे लगता था कि कितनी वो प्योर है, बहुत ही शांत है। ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, एक बहुत शांत और बहुत ही संतुष्टि भरा जो आह भर उनकी जो मतलब वो आह लेती थी या सांस लेती थी, जो प्रे करती रहती थी, तो मतलब कितना ज़्यादा एक संतुष्टि भरा उनका जो बिहेवियर था, उनका जो पीसफुल नेचर था, ठीक है। तो ये ऐसा देख करके उनको लगता था, तो इसीलिए वो बहुत खूबसूरत और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी, ठीक है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड, मेरी ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड मतलब मेरी ग्रैंड मदर और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। तो जब मेरे पेरेंट्स यानी कि सिटी में रहने के लिए गए, तो वो मुझे छोड़ कर गए मेरी दादी के पास, मेरी ग्रैंड मदर के पास, और हम लोग तब से कॉन्स्टेंटली लगातार साथ थे। शी यूज टू वेक मी अप इन मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो वो यूज टू, देखिए यूज होता है पास्ट की किसी आदत के लिए, कि मतलब वो किया करती थी। तो शी यूज टू वेक मी अप इन मॉर्निंग, वो मुझे मॉर्निंग में जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी।
शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, और वो अपनी जो प्रार्थना है ना सुबह की वो गाया करती थी इन अ मोन्टस सिंग सॉन्ग वाइट सी बाथ एंड ड्रेस मी। तो जब वो मुझे नहलाती थी और जब वो मुझे ड्रेसअप करती थी, मतलब ड्रेस के लिए पहनाती थी, तो उस वक्त वो अपनी मॉर्निंग की वो जो प्रेयर थी वो गाती रहती थी। इन द होप, इस आशा में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट। तो वो इस आशा से गाती थी कि मैं इसे सुनूंगा और मैं इसके बारे में जानूंगा, इस प्रार्थना को समझूंगा और बहुत ही हार्टली मैं इसको लर्न भी करूंगा। आई लिसन, मैं सुनता था बिकॉज आई लव हर वॉइस। मैं सुनता था क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी। मैं इसको सुनता था क्योंकि मुझे इसकी जो वॉइस बहुत पसंद थी। माई ग्रैंड मदर, आई एम अ गुड फ्रेंड। मैं और मेरी ग्रैंड मदर बहुत अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। कॉन्स्टेंटली होता है लगातार। तो जब मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ कर गए, जब उन्हें सिटी में रहने के लिए गए, तो वो मेरी दादी के पास मुझे छोड़ कर गए, तो वी वर कॉन्स्टेंटली, मैं लगातार अपनी दादी के साथ था। शी यूज टू का यूज़ देखिए होता है पास्ट की किसी आदत के लिए, कि जैसे हम कोई भी किसी काम को किया करता था। तो शी यूज टू वेक मी अप इन मॉर्निंग, वो मुझे सुबह जगाया करती थी, एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए रेडी किया करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन द मोनोटोनस सिंग सॉन्ग वाइट शी बाथ एंड ड्रेस मी। तो वो अपना सुबह की जो प्रेयर है वो गाती रहती थी, मतलब उस गाने को सिंग करती रहती थी वाइट शी बाथ, जब वो मुझे नहलाती थी, एंड मुझे ड्रेसअप करती थी स्कूल के लिए, रेडी तैयार करती थी, ड्रेस पहनाती थी उस वक्त। इन द होप, इस आशा में कि दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, कि मैं इसे सुनूंगा एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, और मैं इसे बहुत दिल से पसंद करूंगा और याद भी करूंगा। आई लिसनड, मैं सुनता था बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी वॉइस बहुत पसंद थी, बट नेवर बॉदर टू लर्न इट, लेकिन कभी मैंने इसको लर्न करने के बारे में ध्यान नहीं दिया। देन शी वुड फेच my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen. Tie them all in the bundle and hand it to me. तब वो क्या करती थी, एक स्लेट होती थी ना जिस पे लिखते थे, वुडन स्लेट होती थी जिस पे क्या करते थे, लिखते थे चौक से बच्चे। तो वो मेरी उस जो वुडन स्लेट थी वो मुझे देती थी, पर वो पहले ही उसको साफ कर चुकी होती थी, उसको प्लास्टर्ड मतलब उसको प्लास्टर्ड कर चुकी होती थी येलो चौक से, एंड अ टिनी अर्थन इंक पॉट, और इंक पॉट एक जो होती थी मिट्टी की छोटी सी इंक पॉट होती थी, वो मुझे देती थी, एंड रेड पेन, और एक रेड पेन। टाई मतलब बांधना, और इन सब चीज़ों को वो टाई बांध देती थी, देम ऑल इन अ बंडल, तो वो एक बंडल में मुझे बांध देती थी, एंड हैंड इट टू मी, और वो सारा कुछ मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेट चपाती, तो आफ्टर अ ब्रेकफास्ट भी मतलब मेरा ब्रेकफास्ट होता था, तो वो क्या, अ थिक स्टेल चपाती विद लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो एक थिक बहुत रोटी होती थी मोटी सी, एंड बासी रोटी होती थी स्टेल, एंड विद लिटिल बटर, और बटर के साथ और उस पर थोड़ी सी शुगर जो है स्प्रेड लगा कर वो देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और हम स्कूल जाते थे। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग, तो वो अपने साथ और भी सेवरल मतलब कई चपातियाँ ले जाती थी जो बासी चपातियाँ होती थी, किसके लिए, विलेज के वहाँ डॉग्स थे, उन डॉग्स के लिए वो उन चपातियों को ले जाती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था। द प्राइस टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर, तो जो प्राइस थे, जो पुजारी थे, वो हम लोगों को अल्फ़ाबेट सिखाते थे और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रॉ इन ईदर साइड ऑफ बरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन द कोरस, माई ग्रैंड मदर सेट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर। तो कहने का मतलब ये कि जब जो बच्चे होते थे वो एक रो में बैठ जाते थे, वरांदा में, जो वरांदा था एक साइड में, एक रो में बैठ जाते थे, और वो अल्फ़ाबेट्स गाते थे और प्रेयर गाते थे एक साथ।
माई ग्रैंड मदर भी अंदर की तरफ एक साइड बैठ जाती थी और अपना स्क्रिप्चर होता है कोई ग्रंथ या जो किताब धार्मिक होती थी उसको पढ़ती थी। वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर। तो जब हम लोगों का दोनों का वर्क कंप्लीट हो जाता था तो हम दोनों ही वापस आते थे एंड साथ साथ वापस आते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। तो ये वो वक्त था जब गांव के जो डॉग्स थे वो हमें टेम्पल पर मिलते थे, मतलब वापस आते समय वो जो डॉग्स होते थे वो सारे मिलते थे। दे फॉलोड अस, वो हमारा पीछा करते थे या हमें फॉलो करते थे हमारे घर तक। टू आर होम, ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग होता है मतलब गुर्राना एंड फाइटिंग, लड़ना विद ईच अदर फॉर द चपातीज विच टू दम। और वो हमारा पीछा करते थे हमारे घर तक, घुर्राते थे, फाइट करते थे एक दूसरे से क्योंकि बहुत सारे डॉग्स होते थे, किस लिए, उन चपातियों के लिए जो हम उनको देते थे। ओके। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship, although we shared the same room. तो कह रहे हैं कि जब मेरे पेरेंट्स बहुत ही आराम से सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें भी वहाँ पर बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, ये एक मोड़ था हमारी दोस्ती में कि मतलब किस तरीके से एक टर्निंग पॉइंट आता है हमारी फ्रेंडशिप में। ऑल्दो होता है यद्यपि वी शेयर द सेम रूम, हम लोग सेम रूम शेयर करते थे, मतलब ग्रैंड मदर और वो जो बच्चा था वो हम लोग जो बता रहे हैं पोइट वो हम लोग सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन अब मेरी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा मेरे साथ अब स्कूल नहीं आती थी। तो स्कूल वो क्यों नहीं आती थी, देखिए उसका क्या रीज़न, स्कूल नहीं आती थी। आई यूज़ टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि मैं अब मोटर बस में स्कूल जो जाता था और इंग्लिश स्कूल में अब मैं जाने लगा था। देयर वर नो डॉग्स इन स्ट्रीट, अब उन गलियों में कोई भी डॉग्स नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द आर सिटी हाउस। तो अब उन्होंने क्या करा, फीड कराना शुरू किया स्पैरोज़ को, जो बर्ड्स थी उनको फीड कराना शुरू किया, उनको खिलाना शुरू किया। कोर्ट यार्ड आंगन में, जो हमारे सिटी के घर के आंगन, हमारा जो सिटी का हाउस था उसमें आंगन था, उसमें स्पैरोज आती थी जिनको हमारी ग्रैंड मदर फीड कराती थी स्पैरोज को, क्योंकि वहाँ पे अब कोई डॉग नहीं थे। एज द ईयर रोल्ड बाय वी सॉ लेस ऑफ ईच अदर। तो जैसे जैसे ईयर रोल्ड बाय, जैसे जैसे साल बीतते गए, हम लोग एक दूसरे के लिए कम, मतलब अटैचमेंट हम लोग करेंगे, हम लोग कम मिलते थे। फॉर सम टाइम्स ही कंटिन्यू टू वेक अप मी एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। तो जो हम लोगों का ये अटैचमेंट थोड़ा सा ईच अदर हम लोग के लिए कम हुआ, मतलब थोड़ा बहुत कम हो गया। फॉर सम टाइम, कभी फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए उन्होंने कंटिन्यू रखा मुझे जगाना उसी पहले की तरह और मुझे स्कूल के लिए रेडी करना। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, वो मुझसे, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो मुझसे पूछती भी थी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट, मतलब व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि मुझे टीचर ने क्या पढ़ाया है आज स्कूल में। ये सारी चीज़ें वो मुझसे पूछती थी, वो मुझसे ये सारी चीज़ें पूछती थी। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग एंड द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ड बीइंग राउंड एक्ट। तो मैं उन्हें ये सारी चीज़ें बताता था, इंग्लिश के कुछ वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस की कुछ चीज़ें बताता था, एंड लर्निंग, सीखने के बारे में बताता था, लॉ ऑफ ग्रेविटी और गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में, आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के बारे में, द वर्ड बीइंग राउंड एक्सेट्रा। बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें मैं उन्हें बताता था। दिस मेड हर अनहैप्पी। तो ये सब चीज़ें उनको खुश नहीं करती थी, अनहैप्पी, बहुत दुखी करती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, क्योंकि वो मेरे लेसन में अब मदद नहीं कर पाती थी। शी डिडंट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो वो, क्योंकि शी डिडंट बिलीव इन थिंग्स, वो उन चीज़ों में यकीन नहीं करती थी। दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, जो वो इंग्लिश स्कूल में सिखाते थे, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड, वो बहुत परेशान थी, दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड, क्योंकि वहाँ कोई भगवान के विषय में कोई बात नहीं बताते थे, कोई भी ग्रंथ और पवित्र पुस्तकों के बारे में कुछ नहीं बताते थे। वन डे, एक दिन, आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने उनको बताया कि मुझे जो है म्यूज़िक, संगीत के बारे में बताया गया है या सिखाया गया है, उसके बारे में। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूज़िक हैड लिव्ड एसोसिएशन, क्योंकि उनके लिए जो ये म्यूज़िक वाला था ये बहुत ही लोअर क्लास और बहुत ही बेकार सा
उसको समझती थी, वो एसोसिएशन ये उससे बहुत रिलेटेड था। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड्स एंड बेगर्स नॉट मीन फॉर जेंटल फॉक। तो जेंटल फॉक यानी कि जो सज्जन लोग होते हैं, बेगर्स भिखारी, हेरोल्ड जो खराब लेडीज़ होती हैं, जो अच्छे चरित्र की नहीं होती हैं। तो इट वॉज मोनोपोली ऑफ हेरोल्ड, मतलब उनका ये था कि ये जो म्यूज़िक वगैरह होता है ये सिर्फ हेरोल्ड्स के लिए, ख़राब कैरेक्टर की लेडीज़ के लिए होता है, बेगर्स भिखारियों के लिए होता है, और ये अच्छे लोगों के लिए नहीं होता है। She said nothing but her silence mean disapproval। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, बट उनकी जो चुप्पी थी, साइलेंस था, इट मीन्स कि उनकी अस्वीकृति, वो बहुत इस चीज़ से ना खुश थी। She rarely talked me after that। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। When I went up to university, जब मैं यूनिवर्सिटी गया, I was given a room of my own, my common link of friendship was snapped। तो अब जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे एक अपना सेपरेट रूम दिया गया, तो जो एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, रूम वाला जो हम लोग शेयर करते थे, वो भी अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, स्नैप ख़त्म हो गया। My grandmother accepted her seclusion with resignation। तो उन्होंने, seclusion होता है lonely, मतलब loneliness, अकेलापन, तो उन्होंने अपने जो अकेलेपन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था बड़ी ही पीसफुली, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील। स्पिनिंग व्हील होता है जो चरखा वो चलाते हैं, धागा बनाते हैं जिसमें, तो शी हैड रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक एनीवन। वो बहुत मुश्किल से ही अपनी स्पिनिंग व्हील से हटती थी किसी से बात करने के लिए। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। तो सूरज उगने से सूरज को छुप जाने तक, यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक वो बैठी रहती थी अपनी व्हील स्पिनिंग के साथ, और रिसाइटिंग प्रेयर, और प्रेयर को रिसाइट यानी कि गाती रहती थी, प्रार्थना को गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फील द स्पैरो। सिर्फ दोपहर में, आफ्टरनून में वो जो है थोड़ी देर के लिए, कुछ टाइम के लिए आराम करती थी, रिलैक्स करती थी। वो भी किस लिए? क्योंकि उनको स्पैरोज को, जो बर्ड्स होती थी, उनको फीड कराना होता था। While she sat in a veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable balloon of chirping। तो कहने का मतलब क्या कि जब वो बैठती थी वरांदा में, तो वो ब्रेड को तोड़ रही होती थी, ब्रेड छोटे छोटे टुकड़ों में, ब्रेड को लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेड को तोड़ती थी उनको देने के लिए। तो हंड्रेड ऑफ लिटिल बर्ड्स, बहुत सारी, मतलब 100 ऑफ लिटिल यानी कि बहुत सारी 100 लिटिल बर्ड्स जो है उनके चारों तरफ इकट्ठा हो जाती थी, और वेरिटेबल बेल चिरपिंग, और बहुत ही चहचहाट के साथ उनको एक अनोखी सी, कहते हैं कि परेशान, बहुत ही अनोखे तरीके की उनको परेशान करती थी वो जो चिड़िया होती थी। सम केम, वो थोड़ा सा मतलब बनावटी उनको डांटती भी थी। सम केम ऑफ पेरिस ऑन हर लेग, कुछ उनके प्रीज्ड, उनके पर्स उनके लेग्स पर बैठती थी, अदर उनकी शोल्डर पर, उनके कंधे पर। सम इवन सेट ऑन हर हेड, तो कुछ तो उनके हेड पर भी बैठ जाती थी। शी स्माइल बट नेवर सूट देम अवे, मतलब हटा देना। सूट मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी के बर्ड आए या कोई भी कुछ इस तरीके के बर्ड्स आते हैं तो लोग क्या करते हैं, उनको भगाने लग जाते हैं। तो वो मुस्कुराती थी बट उनको कभी दूर नहीं भगाती थी। इट यूज टू बी हैप्पीएस्ट पार्ट ऑफ द डे फॉर हर। ये पूरे दिन में एक जो आधा घंटा होता था, ये उनके पूरे दिन का सबसे खुशनुमा जो है टाइम होता था। ओके। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset। तो जब मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे बाहर जाना है पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए, तो I was sure, मैं बहुत निश्चित था कि जो मेरी ग्रैंड मदर है वो ज़रूर अपसेट होंगी। I would be away for 5 years, क्योंकि मैं 5 सालों के लिए अब दूर रहूँगा उनसे। एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनकी जो एज है उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते कि मतलब वो अब रहेंगी भी मेरे आने तक या नहीं। बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन जो मेरी ग्रैंड मदर थी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल या भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी, वो मुझे छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन मुझे छोड़ने आई। बट डेंट टॉक शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने कोई भी इमोशन शो नहीं किया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर करते जा रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो भी प्रेयर में ही लगा हुआ था।
हर फिंगर वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो उनकी उंगलियां थी वो भी वही बीट्स को, माले को जप रही थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फॉरहेड, और बहुत ही चुपचाप उन्होंने मेरे फॉरहेड पे किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड द मोस्ट इम्प्रिंट एज पर द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो देखिए मैं मतलब जब उन्हें छोड़ा मैंने, तो ये आई चेरिस्ड द मोइस्ट, गीला इम्प्रिंट, जो ये छाप दी थी उन्होंने, जो किस किया था, उनका जो इम्प्रेशन था, ये लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। तो ऐसा लग रहा था कि ये हमारा फिजिकल जो कॉन्टैक्ट हो रहा है, ये लास्ट एक निशानी है, उनकी लास्ट साइन है जो अब मेरे पास है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाई हर एट स्टेशन, और मैं जब वापस आया 5 साल के बाद तो मैं उन्हें स्टेशन पर मिला था। शी डेंट लुक एट अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी बूढ़ी नहीं दिख रही थी, वो वैसे ही दिख रही थी जैसे मैं उन्हें छोड़ कर गया था। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास कोई भी शब्द नहीं थे उस वक्त भी। एंड वाइट शी क्लैप्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग अ प्रेयर सॉरी। तो और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया, यानी कि मुझे गले लगाया, हक किया, तो तब मैं आई कुड हियर, मैंने सुना उनकी रिसाइटिंग, जो वो प्रेयर रिसाइटिंग कर रही थी, बोल रही थी, जो प्रार्थना वो अपने मन में या अपने हों गा रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन जब मैं मेरे पहुंचने पर, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद हर स्पैरो, तो उनका जो वो खूबसूरत पल था वो ही स्पैरो के साथ था, वो उन्हीं चिड़ियों के साथ, पक्षियों के साथ बहुत खुश थी। whom she feed longer and with फ्यूलियस रिब्यूक्स। तो कहने का मतलब ये कि मजाकिया में जिनको वो बहुत ज़्यादा मारती थी, फ्यूलियस होता है ना मजाक, बहुत मजाकिया में उनको मारती थी रहती थी, जिनको वो बहुत लंबे टाइम से फीड करा रही थी, उनका जो हैप्पीएस्ट मोमेंट था वो उन्हीं के साथ था। जबकि मैं वहाँ मेरे पहले दिन जब मैं पहुँचा था, उस दिन की ये बात है। ओके। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम में एक बहुत बड़ा उनमें चेंज आया। शी डिडंट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ नेबरहुड, और उन्होंने नेबरहुड यानी कि जो पड़ोस की औरतें थी उनको कलेक्ट किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुराना ड्रम यानी ढोलक दी। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू किया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम द सैगिंग, तो कुछ मतलब सेवरल कई घंटों तक वो क्या करती रही, थम द सैगिंग मतलब dilapidated ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वैरियर्स। तो उस जो ड्रम था उसको सिकुड़ी हुई उसकी जो स्किन थी, बेकार सी स्किन को वो पीटती रही या बजाती रही कहते हैं। एंड sang ऑफ होम कमिंग ऑफ वैरियर्स, और योद्धा के वापस आने पे जैसे गाने गाते रहते हैं, उनकी खुशी को शेयर करते हैं, वैसे ही वो गा रही थी। We had to pursue her to stop to avoid over straining, तो हम लोगों को मतलब उनको रोकना पड़ा कि वो अवॉइड करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को थकाएं ना, ओवर स्ट्रेनिंग, बहुत अपने आप को थकाएं नहीं। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नो हर दैट शी डिडंट प्रे, मतलब ये पहला ऐसा समय था जब मैंने देखा कि उन्होंने प्रे नहीं की थी, प्रार्थना नहीं की थी, जबकि वो हर वक्त प्रे करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, और अगली सुबह वो बीमार हो गई थी। इट वॉज मिड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, उन्होंने कहा था ये ऐसे ही हल्का सा फीवर है जो कि अच्छा हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर ने सोचा कुछ डिफरेंटली शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि अब उनका अंत जो है वो करीब है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा, सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा अभी कुछ ही घंटे मतलब हैं उनके जीवन के जो ये चैप्टर ख़त्म होने में कुछ ही टाइम है। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने जो है अपनी प्रे को जो है मतलब जो उन्होंने प्रे करती रहती थी वो, उसी को उन्होंने कहा कि अब उसे उन्हें शुरू करना है, स्टार्ट करना है, जो उन्होंने अभी बंद करी थी कुछ टाइम के लिए। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टेकिंग टू अस, अब वो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती हैं और अपनी प्रे को कंटिन्यू करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर्ड द आर प्रोटेस्ट, हमने प्रोटेस्ट यानी विरोध करना, हमने विरोध किया कि अब रहने दें आप, बट उन्होंने इग्नोर कर दिया हमारे विरोध को। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो लेट गई बहुत ही शांति से बेड पर, प्रे करने लगी और अपनी बीड्स को जो मनके की माला लिए होती थी उसको वो जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम लोग कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिगर,
जैसे ही उनकी जो लिप्स थे वो सडनली स्टॉप हो गए, मतलब जो रिसाइटिंग कर रही थी ना, मूव हिलते रहते थे उनके लिप्स, मूव करते रहते थे, वो एकदम रुक गए और जो रोजरी थी, जो माला थी, उनके हाथों से गिर गई, उनकी फिंगर्स से नीचे गिर गई। अ पीसफुल पेलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और एक बहुत ही शांति भरा पीलापन उनके चेहरे पर छा गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम जान गए थे कि वो जो है अब नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इज कस्टमरी, जैसा कि कस्टम कहता है, तो हमने उनको बेड से उठाया एंड लेड ऑन हर ग्राउंड एंड कवर्ड विद द रेड श्राउड, और हमने उनको ज़मीन पर लिटा करके एक रेड श्राउड यानी लाल कफन से कवर कर दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर द मॉर्निंग, कुछ घंटे विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर अलॉन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फॉर्नल, तो कुछ टाइम मतलब विलाप करने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ा, अरेंजमेंट करना था फॉर्नल, उनके जो दाह संस्कार में होता है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर होम विद द क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, यानी कि बाद में शाम में हम उनके रूम में गए एक स्ट्रेचर लेकर के, जिसपे उनको लिटा कर लाते उनके क्रेमेशन के लिए, उनके दाह संस्कार के लिए। The sun was setting and had lit her room and veranda with the blaze of golden light. तो जो सन था वो छुप रहा था एंड एक गोल्डन सी लाइट, सुनहरी सी लाइट से उनका पूरा रूम और वरांदा जो क्या था, जगमगा रहा था। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम रुक गए आधे रास्ते में आंगन के। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन द हर रूम राइट to where she lay dead to a stiff red and red shroud, thousands of the sparrows sat scattered on the floor। मतलब इतनी अमेजिंग चीज़ कि वो रुक गए थे आंगन में, कि पूरा जो वरांदा था, वो रूम था जहाँ पे उनको लिटाया गया था, जहाँ पे उनको रेड श्राउड से कवर किया गया था, वो पूरा स्पेस जो है 1000 स्पैरो, वहाँ पे 1000 थाउजेंड ऑफ स्पैरो स्कैटर आकर के फ्लोर पर बैठ गई थी। देर वॉज नो चर्पिंग, वो बिल्कुल चहचहा नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें बहुत दुख था उन बर्ड्स के लिए। एंड माई मदर फेस सम ब्रेड फॉर देम, तो मेरी जो मदर थी वो उनके लिए ब्रेड लेकर आई। शी ब्रोक इनटू लिटिल क्रम्स, छोटे छोटे टुकड़ों में उन्होंने उसको तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसा कि मेरी ग्रैंड मदर किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और इन्होंने उनकी तरफ फेंका। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, तो जो स्पैरो थी उन्होंने नोटिस ही नहीं किया, ब्रेड के बारे में देखा ही नहीं उधर। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉर्प्स ऑफ, और जैसे ही हम अपनी ग्रैंड मदर को ले गए, उनके जो लास्ट उनका जो करना था उनका क्रेमेशन, उसके लिए जब हम ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो बहुत ही शांति के साथ उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्पैरो स्वेप्ट द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह जो स्वीपर आया उसने सारी जो ब्रेड फैली हुई थी, जो उनकी मदर ने उन चिड़ियों को देने की कोशिश की थी, उसको उठा करके उसने डस्टबिन में डाल दिया। क्योंकि उन सोचिए मतलब कितनी इमोशनल पोएम है ये, कि कितनी ज़्यादा मतलब देखिए जो मतलब पक्षी होते हैं वो भी मोहब्बत को समझते हैं। इंसान जो होता है वो कितना मतलब मतभेद रखता है, कितनी जेलसी ईर्ष्या रखता है, लेकिन देखिए पक्षी भी कितना प्यार करते थे, मतलब उनकी मोहब्बत को समझते थे। और जाते जाते सोचिए ब्रेड नहीं उन्होंने ली, वो सिर्फ उनको देखने आए थे, क्योंकि वो समझते थे कि अब वो उनसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। देखिए मैं फिर से एक बार, मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और जब भी मैं ये पोएम पढ़ती हूँ मेरा मन थोड़ा सा भर जाता है। तो होप कि आपको ये सॉरी मैंने पोएम बोल दिया, देखिए मैं बहुत इमोशनल सी हो गई इसके लिए। ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी, और आप इसको सुने और इसको पढ़ें, और कोई कन्फ्यूज़न होती है तो प्लीज़ आप मुझसे कंफर्म करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नेक्स्ट स्टोरी। होप कि वो स्टोरी भी बहुत अच्छी हो। अगर आपको ये स्टोरी बिल्कुल भी समझ आती है और बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए और लोगों को भी शेयर करिए इस स्टोरी के बारे में। ओके, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।